यार एक रीसेंट रिपोर्ट देख रहा था मैं और आंकड़े तो मतलब होश उड़ाने वाले हैं। भारत में हर 100 में से करीब 89 लोग किसी न किसी तरह के कर्ज में हैं। सच में 89 आउट ऑफ 100? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब आप सोचिए, लगभग हर घर में ईएमआई का स्ट्रेस है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है ना, इनके पीछे तो असली कहानियां हैं, असली लोग हैं। एवरेज इंडियन हाउस होल्ड पता है अपनी इनकम का लगभग 37% सिर्फ कर्ज चुकाने में लगा रहा है। 37%? मतलब कमाई का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ उधार उतारने में जा रहा है। बाप रे। हाँ, और ये बोझ कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। देखो, मार्च 2023 में पर पर्सन एवरेज कर्ज था कोई 3.9 लाख रुपए। ओके। और अनुमान ये है कि मार्च 2025 तक ये 4.8 लाख हो जाएगा। क्या मतलब सिर्फ 2 साल में 90,000 रुपए का इजाफा पर पर्सन? ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। और इसका सीधा असर कहाँ दिख रहा है? सेविंग्स पर। हाँ, वो तो हो गई। अगर कमाई का इतना बड़ा हिस्सा ईएमआई में जा रहा है तो बचत कैसे होगी? वही जो हाउस होल्ड सेविंग्स 2012 में जीडीपी का करीब 34% हुआ करती थी, वो अब गिरकर 30% के आसपास आ गई हैं। लोग बचा ही नहीं पा रहे। ये बहुत चिंता की बात है। मतलब एक तरफ कर्ज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सेविंग्स कम हो रही है। ये तो डबल झटका है। और कहानियां भी वैसी सुनने में आती हैं, बिल्कुल आम। जैसे किसी ने क्रेडिट कार्ड से बस 5,000 का कुछ खर्च किया। हाँ। और वो मिनिमम पेमेंट करते करते बिल 50,000 का बन गया, सिर्फ ब्याज भरते रहे। ओह गॉड, ये मिनिमम पेमेंट वाला ट्रैप तो बहुत खतरनाक है। लगता है कि कम दे रहे हैं पर वो कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। या फिर वो त्योहारी सीजन वाला, दिवाली आई, बच्चों के लिए ईएमआई पर महंगा फोन ले लिया, सोचा बाद में देख लेंगे। हाँ, होता है, खुशी का मौका होता है। और अब घर का किराया देना मुश्किल हो रहा है। मैंने सुना किसी को कहते हुए, यार पिज्जा ऑर्डर करने से पहले भी सोचना पड़ता है। उफ, ये सुनने में छोटा लगता है पर ये दिखाता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना ज्यादा है। छोटी छोटी खुशियों पर भी असर पड़ रहा है। और कुछ किस्से तो और भी ज्यादा, क्या कहूँ, दुखद है। जैसे शादी के लिए लोन लिया, शादी चली नहीं, डिवोर्स हो गया, लेकिन लोन की ईएमआई सालों साल चल रही है। वो मजाक में कहते हैं ना, 2 दिन की शादी 20 साल की ईएमआई। ये मजाक नहीं है, ये बहुत से लोगों की दुखद हकीकत बन चुका है। इमोशनल प्रेशर में, सोशल प्रेशर में लिए गए फैसले जिनकी कीमत सालों तक चुकानी पड़ती है। और इस सब का सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू वो है डेट रिलेटेड सुसाइड्स। हाँ, ये आंकड़े वाकई दिल दहलाने वाले हैं। पिछले 3 सालों में 25,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रही, अब ये एक सीरियस सोशल और मेंटल हेल्थ क्राइसिस बन गया है। बिल्कुल। तो आज मुझे लगता है हमें इसी कर्ज के जाल को, इस महाजाल को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। ये फैलता कैसे है, लोगों की मेंटल हेल्थ पर इसका क्या और कैसा असर होता है, हमारे सिस्टम में मतलब बैंकिंग, फिनेंस, कहाँ कहाँ कमियां हैं, और सबसे जरूरी कि इससे निकलने के रास्ते क्या हैं। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, कुछ उम्मीद। हाँ, उम्मीद बहुत जरूरी है। शायद हमारी इस बातचीत से कुछ लोगों को जो शायद खुद भी ईएमआई के एसएमएस से परेशान हैं या रात को लोन की चिंता में सो नहीं पाते, उन्हें लगे कि वो अकेले नहीं हैं और कुछ रास्ते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस लोन के महाजाल से। यार इतने अलग अलग तरह के लोन्स हैं आजकल और सबकी अपनी कहानी, अपना ट्रैप। सही कहा। होम लोन से शुरू करें। अपना घर एक सपना होता है सबके लिए। हाँ बिल्कुल, सोशल स्टेटस भी जुड़ा है इससे। लेकिन वो कहावत है ना, 30 की उम्र में लोन, 60 में आजादी। इसका सच क्या है? सच यही है कि अक्सर लोग जितना लोन लेते हैं उतना ही या उससे ज्यादा ब्याज भर देते हैं पूरी अवधि में। ओह, मतलब घर की कीमत डबल पड़ जाती है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। फिर आते हैं पर्सनल लोन्स। इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है, इमरजेंसी में। हाँ, लेकिन इनका इंटरेस्ट रेट वो तो काफी हाई होता है ना। बहुत हाई, अक्सर 18%, 20% या उससे भी ज्यादा। अब सोचिए, आपकी सैलरी बढ़ रही है साल में 5-10% और लोन का ब्याज है 18%। ये गैप तो कभी भरेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। यही वो गैप है जो लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देता है। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लेना पड़ता है, फिर तीसरा। ये एक अंतहीन सिलसिला बन जाता है। एजुकेशन लोन का भी बड़ा क्रेज है। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ें। हाँ, सपना होता है कि बच्चा आईआईटी जाएगा, आईआईएम जाएगा। लेकिन रियलिटी कई बार अलग होती है। आईआईटी का सपना कॉल सेंटर की नौकरी वाली बात हो जाती है। ये थोड़ा हार्श है, पर हाँ, कई बार एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मिलती। मान लीजिए किसी ने 20 लाख का लोन लिया 12% ब्याज पर।
हाँ। इसकी महीने की EMI करीब 28,700 रुपए बनती है। ओके। और अगर उसकी पहली नौकरी में सैलरी मिली 25,000 रुपए महीना। ओह, तो EMI सैलरी से भी ज्यादा, ये कैसे मैनेज होगा? यही तो सवाल है। शुरुआत ही नेगेटिव कैश फ्लो से होती है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। प्लास्टिक मनी स्वाइप करो और भूल जाओ। हाँ, पर बैंक नहीं भूलता। हाँ। और RBI का डेटा बता रहा है कि 2024 में लगभग 1/3 यूजर्स ने या तो पेमेंट मिस किया या डिफॉल्ट किया, 1/3। ये बहुत बड़ा नंबर है और इसके पीछे छुपे चार्जेस का भी बड़ा हाथ है। प्रोसेसिंग फीस, फोरक्लोजर फीस, लेट पेमेंट फीस। लेट पेमेंट फीस तो सुना है 36% सालाना तक चली जाती है। हाँ बिल्कुल, और वो मिनिमम पेमेंट वाला ट्रैप। मान लीजिए 1 लाख रुपए बकाया है, 24% सालाना ब्याज है, ठीक है। तो महीने का करीब 2,000 रुपए तो सिर्फ ब्याज में चला जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट वहीं का वहीं खड़ा रहेगा सालों तक। बाप रे, मतलब आप बस ब्याज भर रहे हो, कर्ज कम ही नहीं हो रहा। और फिर ये नई चीज आ गई है, इंस्टेंट लोन एप्स। हाँ, 7 मिनट में लोन पाए वाले। और 7 पीढ़ी तक वसूले, कहना चाहिए शायद। इनमें फ्रॉड और ब्लैकमेल के किस्से तो रोज सुनने को मिलते हैं। हाँ, वो कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करना, मॉर्फ की भी तस्वीरें भेजना, ये तो बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल। और ब्याज दरें, वो तो आसमान छूती हैं, कोई रेगुलेशन ही नहीं लगता। और इसी से मिलता जुलता है बाय नाउ पे लेटर, BNPL। अभी खरीदो, बाद में चुकाओ। हाँ, सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन इसमें भी हिडन इंटरेस्ट रेट्स कभी कभी 45% तक हो सकती हैं। 45%? हाँ, और ये खासकर यंग जनरेशन को, स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, जिनके पास शायद रेगुलर इनकम भी नहीं होती। वो आसानी से इस चक्कर में फंस जाते हैं। ये तो बहुत गड़बड़ है। फिर व्हीकल लोन ले लो, गाड़ी आ गई, शान बढ़ गई। पर गाड़ी सिर्फ EMI नहीं मांगती। मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, फ्यूल, ये सब बजट में अक्सर शामिल नहीं होता। हाँ, वही तो कहानी। गाड़ी की EMI तो दे दी, पेट्रोल के पैसे नहीं है। गोल्ड लोन का अपना इमोशनल बोझ है, खासकर गाँव में या छोटे शहरों में मम्मी के कंगन गिरवी रखने पड़ते हैं। और गांव में तो साहूकारों का ब्याज सुना है 10% महीना तक लेते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। रेगुलेटेड लेंडिंग के बाहर ये शोषण चलता रहता है। तो मतलब ये सिर्फ अलग अलग लोन प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक जाल है जो लोगों को कर्ज में खींच रहा है, धकेल रहा है। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की भी कुछ खामियां हैं जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ाती हैं। जैसे क्या मतलब सिस्टम की खामियां? जैसे सिबिल स्कोर, ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की रिपोर्ट होती है, लोन लेने के लिए बहुत जरूरी। हाँ, पता है। लेकिन कई बार इसमें जानबूझकर गड़बड़ियां करने, गलत एंट्रीज करने या ऐसे लोन दिखाने के आरोप लगते हैं जो आपने लिए ही नहीं, ताकि लोग परेशान हो और फिर स्कोर ठीक कराने के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे जाएं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ये तो सीरियस फ्रॉड है। और रिकवरी एजेंट्स का रवैया, उसके बारे में क्या कहें? हाँ, उनका तो खौफ रहता है लोगों में। RBI के नियम तो है ना उनके लिए? नियम तो है। RBI साफ कहता है कि सुबह 7 से शाम 7 के बीच ही कॉल कर सकते हैं, डिग्निटी बनाए रखनी है, हरासमेंट नहीं करना। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि आधी रात को कॉल आते हैं, धमकियां दी जाती हैं, पब्लिक में बेइज्जत किया जाता है, रिश्तेदारों पड़ोसियों को फोन करके बताया जाता है। ये सब गैर कानूनी है पर होता है। और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पर। एग्जैक्टली। और यही हमारा अगला और शायद सबसे जरूरी पॉइंट है, इस कर्ज के बोझ का मानसिक स्वास्थ्य पर असर। हाँ, ये बहुत जरूरी है डिस्कस करना। ये जो EMI रिमाइंडर्स आते हैं ना फोन पर या कॉल आते हैं, ये सिर्फ रिमाइंडर नहीं रहते, ये एंजाइटी का ट्रिगर बन जाते हैं। ये एक क्लिनिकल इशू बन रहा है। रिसर्च बताती है कि कर्ज में डूबे लगभग 67% लोगों को नींद न आने की प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया। 67%? ये बहुत ज्यादा है। मतलब 2/3 लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। और नींद पूरी ना हो तो दिन भर चिड़चिड़ापन, फोकस की कमी, फिर ये कांस्टेंट स्ट्रेस शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ा देता है। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन, जिससे फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब कर्ज के स्ट्रेस से जुड़ा हो सकता है। और परिवारों पर क्या असर पड़ता है? परिवारों में तनाव बढ़ता है, पैसों को लेकर रोज झगड़े होते हैं। इसका बहुत बुरा असर बच्चों पे पड़ता है, वो अपने माँ बाप को लगातार लड़ते हुए परेशान देखते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस को डिवोर्स का भी एक बड़ा कारण माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, रिश्ते टूट जाते हैं और एक सोशल स्टिग्मा भी जुड़ जाता है कर्ज के साथ। मतलब लोग शर्म महसूस करते हैं। बहुत ज्यादा। लोग दोस्तों और रिश्तेदारों से कटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे,
उनका सेल्फ एस्टीम, उनका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। वर्क प्लेस पर भी तो असर पड़ता होगा। जरूर। अगर दिमाग हर वक्त पैसों की चिंता में उलझा रहेगा तो काम पे फोकस कैसे होगा? प्रोडक्टिविटी गिरती है, गलतियां होती हैं, नौकरी जाने का डर भी रहता है। और महिलाओं पर इसका असर शायद और भी अलग या ज्यादा होता होगा। कई बार, हाँ। अगर घर में फाइनेंशियल प्रेशर है तो कभी कभी वो डोमेस्टिक वायलेंस का रूप भी ले लेता है। महिलाएं ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। और रिकवरी एजेंट्स द्वारा जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है, जैसे वो मॉर्फ की हुई तस्वीरें भेजना या कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको मैसेज करना, उसका ट्रॉमा तो सालों साल रह सकता है। वो शर्मिंदगी, वो डर भुलाई नहीं भूलता। ये सब सुनकर तो बहुत अंधेरा सा लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई उम्मीद की किरण भी है? क्या मदद अवेलेबल है? हाँ, बिल्कुल है, और ये बताना बहुत जरूरी है। अगर कोई इस तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो प्लीज मदद लें, आप अकेले नहीं हैं। कहाँ से मदद मिल सकती है? कई हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जैसे सूरत पुलिस की एक खास हेल्पलाइन है इसी के लिए, 8128369100, 8128308100। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस का नंबर है 08026995000। ओके। वनरेवाला फाउंडेशन है 9999666555। iCall टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का है 9152987821। और सरकार की किरण हेल्पलाइन है 180059900019। ये नंबर्स हम शो नोट्स में भी डाल देंगे। हाँ, जरूर। और सबसे जरूरी है परिवार का सपोर्ट, अपनों से बात करना। इस शर्म को, इस स्टिग्मा को तोड़ना होगा। चुप रहने से प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सही कहा। चलिए अब थोड़ा सिस्टम की कड़वी सच्चाई पर भी नजर डालते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों रही है? बैंक क्या कर रहे हैं? देखिए, बैंकों के अंदर भी अपने प्रेशर्स होते हैं। एम्प्लॉयज पर लोन बांटने के टारगेट्स होते हैं। अच्छा। और इस टारगेट के प्रेशर में कई बार लोन देने से पहले जो ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, जो जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसमें कमी रह जाती है। शायद उतनी बारीकी से नहीं देखा जाता कि सामने वाला चुका भी पाएगा या नहीं। और वो हिडन चार्जेस वाली बात, वो खुल के क्यों नहीं बताते हैं? कई बार नहीं बताते। फाइन प्रिंट में कहीं छोटा सा लिखा होता है, या फिर बताया भी जाता है तो इतने जटिल तरीके से कि आम आदमी को समझ ही नहीं आता। ट्रांसपेरेंसी की कमी है। और ग्रामीण इलाकों में, हाँ, वहाँ बैंकों की पहुंच शायद कम है, तो साहूकारों का रोल बड़ा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। और वहाँ शोषण का स्तर बहुत ज्यादा है। ब्याज दरें इतनी ज्यादा होती हैं कि कर्ज की रकम से कई गुना ज्यादा ब्याज वसूल लिया जाता है। कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। किसान आत्महत्याओं के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ये जो इंस्टेंट लोन एप्स हैं, इनका क्या? खासकर वो जो चीन से ऑपरेट हो रही थी। उन पे तो बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। डेटा चोरी करना, कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करके लोगों को ब्लैकमेल करना, धमकाना। मैंने पढ़ा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल थी। हाँ, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ऐसी कई ऐप्स पर कार्रवाई की है, उनकी संपत्ति भी जब्त की है। ये यूजर्स के फोन से डेटा चुराकर, उसे बेचकर या फिर ब्लैकमेल करके पैसे वसूलते हैं और वो पैसा बाहर भेज देते हैं। ये एक बड़ा नेक्सस है। और रिकवरी एजेंट्स, क्या उनकी कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होती? अक्सर नहीं होती। ये कमीशन पर काम करते हैं, तो जितना ज्यादा वसूलेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, इसलिए वो अग्रेसिव तरीके अपनाते हैं। कई बार तो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग भी इस काम में लग जाते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन की कमी है। और सेलिब्रिटीज का क्या रोल है इसमें? कई बड़े स्टार्स इन लोन एप्स या गेमिंग एप्स को एंडोर्स करते हैं। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। लोग अपने फेवरेट स्टार्स पर भरोसा करते हैं। जब वो किसी ऐप को प्रमोट करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सेफ होगा, अच्छा होगा, और वो फंस जाते हैं। सेलिब्रिटीज को भी ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। आरबीआई के नियम तो हैं, पर शायद उनका एनफोर्समेंट उतना मजबूत नहीं है। नियम है, गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन उनका पालन कितना हो रहा है जमीन पर, ये देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं निगरानी और सख्ती की जरूरत है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की भी कुछ प्रैक्टिसेस पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन क्या कुछ अच्छा भी हो रहा है? मतलब क्या सिस्टम में कुछ सुधार आ रहा है? हाँ, ऐसा नहीं है कि सब नेगेटिव ही है, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं। जैसे गूगल ने हजारों सस्पिशियस लोन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटाया है। अच्छा, ये बढ़िया कदम है। आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग को लेकर नई सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। पुलिस और ईडी भी लगातार एक्शन ले रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रही है, मीडिया भी इस मुद्दे को उठा रहा है। तो ये अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस।
इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिना दी हमने, अब इस चक्रव्यूह से निकला कैसे जाए? हाँ, ये सबसे जरूरी है। शुरुआत करनी होगी बजटिंग से, अपने पैसे का हिसाब रखना। वो एक 50-30-20 रूल काफी पॉपुलर है ना, वो क्या है? हाँ, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। बेसिकली रूल कहता है 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालें। नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट और EMI। हाँ, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें इसे थोड़ा सा बदलना पड़ सकता है। हमारे यहाँ नीड्स में कई बार फैमिली की जिम्मेदारियां, बच्चों की फीस, माँ बाप की देखभाल, ये सब भी आ जाता है। और वांट्स में त्योहारों का खर्च, रिश्तेदारों को गिफ्ट देना, ये सब भी। हाँ, ये बात तो सही है। तो इंडियन वर्जन क्या हो सकता है? शायद ऐसा कुछ 50% नीड्स जिसमें ज़रूरी खर्चे और मिनिमम EMI शामिल हों, 30% वांट्स जिसमें थोड़ी मौज मस्ती, बाहर खाना और फैमिली सोशल ऑब्लिगेशंस शामिल हों, और 20% सिर्फ सेविंग्स नहीं बल्कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और एक्स्ट्रा डेट पेमेंट के लिए। अच्छा, मतलब 20% को कर्ज जल्दी चुकाने में भी इस्तेमाल करें? हाँ, अगर कर्ज ज्यादा है तो। हर किसी का बजट अलग होगा, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। मेन प्रिंसिपल है अपने पैसे को ट्रैक करना। पता होना चाहिए कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। इसके लिए कोई एप्स वगैरह हैं या सिंपल डायरी पेन? दोनों काम करते हैं। मनी कंट्रोल, वॉलनट जैसे कई अच्छे ऐप्स हैं, या फिर सिंपल एक्सेल शीट बना लें या डायरी में लिखें, जो भी सूट करे, पर करें जरूर। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के ऊपर कई सारे लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन वगैरह, तो उन्हें चुकाने का बेस्ट तरीका क्या है? मैंने एक डेट एवलांच मेथड के बारे में सुना है। हाँ, डेट एवलांच एक बहुत असरदार तरीका है। इसमें आप क्या करते हैं? पहले अपने सारे लोन्स की लिस्ट बनाते हैं उनके इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है। फिर आप हर लोन की मिनिमम पेमेंट तो करते रहते हैं ताकि पेनाल्टी ना लगे। लेकिन आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है बजट बनाने के बाद, हाँ, वो सारा पैसा आप उस लोन पर डालते हैं जिसका ब्याज दर सबसे ज्यादा है। अच्छा, सबसे महंगे वाले लोन को पहले टारगेट करना है। एग्जैक्टली। जब वो सबसे महंगा वाला लोन खत्म हो जाए तो जो पैसा आप उस पर डाल रहे थे, मिनिमम प्लस एक्स्ट्रा, वो पूरा का पूरा पैसा अब दूसरे सबसे महंगे लोन पर डालना शुरू कर दें। समझ गया। इससे क्या फायदा होता है? इससे आप ओवरऑल सबसे ज्यादा ब्याज बचाते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले सबसे महंगे कर्ज से छुटकारा पा रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली भी अच्छा लगता है जब एक एक करके लोन खत्म होते दिखते हैं। ये तो बढ़िया तरीका लग रहा है। और पार्ट पेमेंट्स का क्या? जैसे अगर कभी बोनस मिला या सैलरी बढ़ी? अरे वो तो सोने पे सुहागा है। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे सीधा अपने किसी लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को कम करने में लगा दें। बैंक से पूछें कि पार्ट पेमेंट कैसे कर सकते हैं। इससे क्या टेन्योर कम हो जाता है? हाँ, या तो आप EMI उतनी ही रखकर टेन्योर कम करवा सकते हैं, या टेन्योर उतना ही रखकर EMI कम करवा सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आपका टोटल ब्याज का बोझ कम होता है और लोन जल्दी खत्म होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और एक चीज आपने कही थी, इमरजेंसी फंड, ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल तो है। ऐसे में अगर आपके पास पहले से कोई सेविंग्स नहीं है तो क्या करेंगे? फिर से लोन लेंगे और ज्यादा कर्ज के जाल में फंसेंगे। बात तो सही है। इसीलिए इमरजेंसी फंड जरूरी है। कम से कम 3 से 6 महीने के आपके जो बिल्कुल जरूरी खर्चे हैं, जैसे घर का किराया, राशन, बिल्स, मिनिमम EMI, उतना पैसा आपको अलग से सेव करके रखना चाहिए। ऐसी जगह जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाल सके। 3 से 6 महीने का खर्च, ये कितना हो सकता है अंदाज़न? ये हर किसी के लिए अलग होगा। मान लीजिए आपका महीने का जरूरी खर्चा 30,000 रुपए है, तो आपको कम से कम 90,000 से 1.8 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाने का टारगेट रखना चाहिए। ये एकदम से तो नहीं होगा, कैसे बनाए इसे? धीरे धीरे छोटी शुरुआत करें, चाहे 500 रुपए महीने से ही सही, पर शुरू करें। इसे ऑटोमेट कर दें ताकि हर महीने सैलरी आते ही एक छोटा अमाउंट अपने आप इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में चला जाए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सही है। अच्छा, एक और सवाल, आइडियली हमारी टोटल EMI हमारी इनकम का कितना % होनी चाहिए? कोई रूल ऑफ थंब है? हाँ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आमतौर पर सलाह देते हैं कि आपकी सारी EMIs मिलाकर आपकी मंथली इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 40%, ओके। अगर इससे ज्यादा है तो मतलब आप पर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ने का रिस्क बहुत ज्यादा है।
आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ ईएमआई चुकाने में ही निकल जाएगी। और अगर किसी की ईएमआई 40% से ज्यादा है तो वो क्या करे? तो उन्हें सोचना पड़ेगा, या तो इनकम बढ़ाने के तरीके ढूंढें या फिर अपने लोन्स को मैनेज करने के ऑप्शन देखें। जैसे अगर कोई हाई इंटरेस्ट लोन है तो उसे किसी कम इंटरेस्ट वाले लोन से बदलने की कोशिश करें। इसे बैलेंस ट्रांसफर कहते हैं। अच्छा, बैलेंस ट्रांसफर, इसमें कोई चार्जेस वगैरह होते हैं? हाँ, प्रोसेसिंग फीस हो सकती है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फायदा हो रहा है या नहीं। दूसरा ऑप्शन है बैंक से बात करके लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए रिक्वेस्ट करना। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब बैंक आपकी ईएमआई कम कर सकता है, लेकिन उसके बदले लोन चुकाने की अवधि टेन्योर बढ़ा देगा। इससे आपको तात्कालिक राहत तो मिल जाएगी, पर लंबे समय में आप ज्यादा ब्याज भरेंगे और इसका आपके सिबिल स्कोर पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो ये सोच समझ कर करना चाहिए। सिबिल स्कोर की बात आई तो उसे सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर किसी का स्कोर खराब हो गया तो? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, अपनी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स हमेशा टाइम पर भरें। एक दिन की देरी भी स्कोर खराब कर सकती है। ओके, टाइम पर पेमेंट। और दूसरा, अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कम रखें। मतलब अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो कोशिश करें कि 30,000 यानी 30% से ज्यादा बकाया ना रखें। कम यूटिलाइजेशन अच्छा माना जाता है। अच्छा, लिमिट पूरी इस्तेमाल नहीं करनी है। तीसरा, अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स या लोन अकाउंट्स जो आप सही से मैनेज करते आए हैं उन्हें बंद न करें। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जितनी लंबी होगी उतना अच्छा स्कोर बनता है। ठीक है, और इसमें कितना टाइम लगता है स्कोर सुधारने में? ये रातों रात नहीं होता। इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल या उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो धैर्य रखना होगा और लगातार सही आदतें बनाए रखनी होंगी। क्या सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिलती है छोटे व्यापारियों या जरूरतमंदों को? कोई स्कीम्स? हाँ, कुछ स्कीम्स हैं। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना है, जिसमें छोटे लोन मिलते हैं। SC ST और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है बिजनेस के लिए। मुद्रा योजना के तहत भी छोटे बिजनेस के लिए लोन मिलते हैं और उनके लिए भी रीस्ट्रक्चरिंग के ऑप्शंस होते हैं। इनकी जानकारी सरकारी वेबसाइट्स पर मिल सकती है। ये जानकारी जरूरी है। अच्छा, अब वो सिचुएशन लेते हैं जब बैंक या रिकवरी एजेंट बहुत परेशान कर रहे हों, गैर कानूनी तरीके अपना रहे हों, तब क्या करें? कहाँ शिकायत करें? देखिए, डरना नहीं है, अपने अधिकार जानने जरूरी हैं। सबसे पहले तो आरबीआई का इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। आप ऑनलाइन cms.rbi.org.in पर या हेल्पलाइन 14448 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई ओम्बुड्समैन, ठीक है। अगर रिकवरी एजेंट धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है या रात बेरात कॉल कर रहा है तो आप पुलिस में भी शिकायत कर सकते हैं। इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत FIR दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800114000 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कानूनी सलाह चाहिए और आप वकील अफोर्ड नहीं कर सकते तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA की हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। वो मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। ओके, नालसा। और अगर कोई लोन ऐप वाला फ्रॉड या साइबर क्राइम हुआ है तो उसकी रिपोर्ट नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन 1930 पर जरूर करें। इतने सारे ऑप्शंस हैं, मतलब चुपचाप सहने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। अपने अधिकार जानें और उनका इस्तेमाल करें। कुछ और टिप्स देना चाहेंगी आप इस कर्ज के जाल से बचने या निकलने के लिए? हाँ, 1-2 बातें और। अगर मुमकिन हो तो अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके सोचें। कोई साइड हसल शुरू करें, लेकिन उसके लिए और लोन न लें। हाँ, ये जरूरी है। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, पैसे के बारे में पढ़ें, सीखें, समझें। आजकल ऑनलाइन बहुत जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल। अपने परिवार को, अपने पार्टनर को इस प्रोसेस में शामिल करें, उनसे छुपाएं नहीं, मिलकर प्लान बनाएं। हाँ, सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। और जैसे हम रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, वैसे ही रेगुलरली अपना फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी करें। देखें कि कहाँ खड़े हैं, क्या सुधार की जरूरत है। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। इतनी सारी चुनौतियों और मुश्किलों के बाद क्या कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिन्होंने इस जाल को तोड़ा हो? कुछ सक्सेस स्टोरीज? हाँ, बिल्कुल है। और ये कहानियां उम्मीद देती हैं। मैंने मुंबई के एक इंजीनियर के बारे में पढ़ा था जिसने बहुत सख्त बजटिंग की, वीकेंड्स पर साइड कंसल्टिंग का काम किया, डेट एवलॉन्च मेथड अपनाया और 3 साल में अपना 12 लाख का कर्ज चुका दिया। अरे वाह, 3 साल में 12 लाख, ये तो कमाल है।
दिल्ली की एक स्कूल टीचर थीं जिनके ऊपर 8 क्रेडिट कार्ड्स का कर्ज चढ़ गया था। उन्होंने एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया, एक एक करके सारे कार्ड बंद किए और कर्ज मुक्त हुई। 8 क्रेडिट कार्ड्स, बाप रे। बेंगलोर का एक यंग डेवलपर कपल था। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में काफ़ी कटौती की, बाहर घूमना फिरना, खाना पीना कम किया और 2 साल के अंदर अपना सारा लोन क्लियर कर दिया। ये कहानियां सुन के हिम्मत मिलती है। मतलब अगर इरादा पक्का हो और डिसिप्लिन हो तो इस मुश्किल से निकला जा सकता है। बिल्कुल, मुश्किल है, आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। तो अगर कोई आज से ही शुरू करना चाहे तो एक क्विक एक्शन प्लान क्या हो सकता है? मान लीजिए 30, 60, 90 डेज का एक फ्रेमवर्क। हाँ, बना सकते हैं। पहले 30 दिन में क्या करें? पहले 30 दिन सबसे पहले शांति से बैठें और अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाएं। कितना अमाउंट बकाया है, ब्याज दर क्या है, ईएमआई कितनी है। दूसरा, अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें। देखें कि पैसा जा कहाँ रहा है। ओके, लिस्ट बना ली, खर्चे ट्रैक करने लगे। अगले 60 दिन यानी पहले 3 महीने तक एक डेट रीपेमेंट स्ट्रैटेजी चुनें, जैसे डेट एवलांच, और उसे अमल में लाना शुरू करें। साथ ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें, चाहे छोटी रकम से ही सही, और अपनी वांट्स वाली कैटेगरी से फिजूल खर्चे कम करने की कोशिश करें। ठीक है। और 90 दिन तक? 90 दिन तक अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करें। क्या प्लान काम कर रहा है? बजट में कोई बदलाव करने की जरूरत है? क्या इमरजेंसी फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं? क्या कोई कर्ज खत्म होने वाला है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन ये 90 डेज आपको एक मोमेंटम दे देंगे। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। ये बहुत प्रैक्टिकल प्लान लग रहा है। तो इस पूरी बातचीत का, इस गहरी पड़ताल का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है हमारे लिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि लोन लेना अपने आप में बुरा नहीं है, जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बिना सोचे समझे, अपनी चुकाने की क्षमता देखे बिना और लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझे बिना लोन लेना, ये बहुत खतरनाक है। हाँ, समझदारी से लेना जरूरी है। और दूसरी बात, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ, ये आज के जमाने में कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है, ये एक बेसिक जरूरत है। यही आपका सबसे बड़ा हथियार है इस जाल से बचने के लिए। और वो जो आपने कहा था, असली फाइनेंशियल फ्रीडम। हाँ, असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब शायद बड़ी बड़ी गाड़ियां या प्राइवेट जेट नहीं है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है रात को चैन की नींद सोना बिना अगले महीने के ईएमआई के स्ट्रेस के। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है जो शायद थोड़ा अलग है। जब लोग इतने बुरे अनुभवों से गुजरते हैं, मान लीजिए उन्होंने कर्ज चुका भी दिया, तो उसके बाद वो इस फाइनेंशियल सिस्टम पर, बैंकों पर दोबारा भरोसा कैसे करें? या फिर वो सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये बहुत गहरा और जरूरी सवाल है। शायद इसका जवाब तुरंत ना मिले। भरोसा टूटने के बाद जुड़ना मुश्किल होता है, लेकिन शायद इसका रास्ता कलेक्टिव अवेयरनेस बढ़ाने में है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानूनों को और मजबूत करने की मांग करने में है, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस की वकालत करने में है। हाँ, मतलब इंडिविजुअल लेवल से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि अगर कोई इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो वो अकेला नहीं है। मदद मौजूद है, जानकारी मौजूद है, जरूरत सिर्फ पहला कदम उठाने की है। डरे नहीं, बात करें, मदद लें। स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड।